नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 तो छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। आज हम अगले आधे घंटे में कुछ बड़े नेताओं के दौरे से जुड़ी हुई खबरों और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीटों का गणित समझाने की कोशिश करेंगे। जुड़ेंगे, कुछ राजनीतिक जानकारों से भी बातचीत करेंगे। तो देखते रहिए सत्ता का फाइनल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। इनमें राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चलते ये सीट बेहद ही चर्चा में है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे से होगा। बात की जाए तो राजनांदगांव सीट पर इस बार क्या समीकरण है, क्या लोगों की राय है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। राजनांदगांव सीट छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक है। यहां से कांग्रेस ने कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे पर ही दांव लगाया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें। यहाँ कुल 18,62,021 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,27,184 है और महिला मतदाताओं की संख्या 9,34,826 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 11 है। राजनांदगांव सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब से अब तक सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए। इसके बाद 7 बार भाजपा के सांसद जीते, तो एक बार 1977 में जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 339 मतदान केंद्र संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील हैं। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर शामिल है। क्षेत्र के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित होने की वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं सामान्य क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में इस बार 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में नजर आ रहा है। राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर नजर डाले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे, बहुजन समाज पार्टी से देवलाल सिन्हा, शक्ति सेना से नारद प्रसाद निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रमेश राजपूत, न्याय धर्म सभा से रामफल पाटिल, हमर राज पार्टी से ललिता कंवर, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से लखन सिंह टंडन मैदान में हैं। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार अजय पाली, त्रिवेणी पंडोती, इंजीनियर बसंत कुमार, इसके साथ ही भुवन साहू, विशेष धमगाई और AH सिद्दीकी और सुखदेव सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला हर बार बीजेपी और कांग्रेस में ही रहा है। इस चुनाव में अपने प्रचार के दौरान जहां संतोष पांडे मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं भूपेश बघेल अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग लगभग 35% हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। इनमें लगभग 30% लोधी समाज के लोग हैं। साथ ही साहू समाज 25% है, तो वहीं सतनामी समाज के लोगों का भी अच्छा दबदबा है। बहरहाल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जनता की उम्मीदें बहुत है। राजनांदगांव प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जानी जाती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के लिए क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और पीएम मोदी की सभाएं हो रही है, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की बड़ी सभा हुई है। यहाँ दिग्गज नेता आम सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपना संदेश दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राजनांदगांव लोकसभा की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ के 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। राजनांदगांव लोकसभा सीट प्रमुख वीवीआईपी सीटों में से एक है, जहां वर्तमान सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दूसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया, जिसके खिलाफ कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं और इस सीट पर इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं पूर्व सीएम के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने के मुकाबला और दिलचस्प हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी से पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव से ही विधायक हैं। लेके ये सोचती हूँ कि महिलाओं को रोजगार देना चाहिए। वो 1000 रुपए दे रहे हैं, क्या काम आ रहा है? कुछ काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। और कांग्रेस सरकार मतलब घोषणा करी कि 1 लाख रुपए देंगे, मतलब महीने का 8,333 रुपये ऐसा कुछ होता है। तो उसमें महिलाएं कुछ कर ही नहीं सकती ना, मतलब उनको रोजगार देंगे तो कुछ कर सकती, आगे बढ़ सकती हैं। एक तरफ भाजपा धर्म को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा है और किसानों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है, इसलिए किसानों के मन में भूपेश बघेल के प्रति एक अलग ही खुशी का लहर दौड़ा हुआ है। बहरहाल 26 तारीख को चुनाव होना है, जनता चुप्पी साधे रखे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बहुत ही रोचक स्थिति में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव जो लड़ना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ का चुनाव रोचक हो चुका है। बड़े लीडर यहाँ लगातार उनका आगमन हो रहा है। जो भी पार्टी है, किसी भी हम पार्टी की बात करें, जो सरकार सत्ता में रहती है या विपक्ष में की भूमिका निभा रही है, उनका एक ही फंडा रहता है कि महिलाओं को, युवाओं को प्रलोभन पे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जैसे आज महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और बीजेपी की महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि किसी को भी प्रलोभन देने से अच्छा बेहतर ये है कि उसको स्वावलंबी बनाने की पहल करें। महासमुंद लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। महासमुंद लोकसभा में कुल 17,62,477 मतदाता हैं जो अपने मत का उपयोग करेंगे, जो इस बार 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी करेंगे। इस सीट पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा जताएगी या इस बार कांग्रेस के दावों पर वोट करेगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसा ही कुछ नजारा महासमुंद लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। महासमुंद लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल 3 जिले महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी आते हैं। इसमें 8 विधानसभा महासमुंद, खल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, बिंद्रानवागढ़, धमतरी और कुरूद आती हैं। महासमुंद लोकसभा में कुल 17,62,477 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,66,670 है, जबकि महिला मतदाता 8,95,773 हैं, जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 34 है। महासमुंद लोकसभा में कुल 2,146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिंद्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। महासमुंद लोकसभा से कुल 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महासमुंद लोकसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने जिला अध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने 10 साल में किए गए कार्यों को मोदी की गारंटी बताते हुए अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है, जिसे लेकर चौधरी जनता के बीच जा रही भाजपा के लिए वोट करने की अपील कर रही।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधी है और चुनाव नज़दीक था तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले भी हमारा तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब से पूरे पार्टी के कार्यकर्ता लगे ही हुए हैं, लेकिन नाम घोषित होने के बाद लगभग अब 1.5 महीने होने को हैं, 20 तारीख को वोटिंग है, तो सभी लोग सक्रिय रूप से पूरे बूथ लेवल पे लगातार जनसंपर्क जारी है, सभा सम्मेलन भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 10 न्याय की बातें कही हैं, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, आर्थिक न्याय, संविधान न्याय शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और लोगों से कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील कर रही है। छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए तो हम लोग 11 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। मैं लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद आप, अभी तो जल्दी रहता है, 5-5 मिनट जाते हैं, मिलते हैं, हम अपना निवेदन रखते हैं, गांव वालों की बातें नहीं हो पाती हमारे पास, तो चुनाव जीतने के बाद जब जाएंगे, मिलेंगे, तो उनसे गांव की समस्या, क्षेत्रीय समस्या, स्थानीय बातें खुलकर सामने आएंगी। बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी जहां छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीटें मोदी की झोली में डालने की बात कह रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से कम आधा सीटें कांग्रेस की झोली में आने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस चुनावी महासंग्राम में दोनों राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर चल रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। तो वहीं ग्वालियर में लोकसभा चुनाव को लेकर मुकाबला खड़ा हो चुका है। एक ओर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने टक्कर में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में आम मतदाता क्या सोचता है, ये जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस ने हर वर्ग के मतदाता से चर्चा की। आम लोगों के बीच महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चा में है। हालांकि कुछ लोग राम मंदिर और धारा 370 को लेकर भी वोट करने की बात कह रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने ग्वालियर में लोगों से उनकी राय जानी। आप भी सुनिए क्या कहती है ग्वालियर की जनता। स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं विनोद शर्मा। इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल है। ग्वालियर में भी लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान होना है। आखिर क्या सोचते हैं मतदाता, हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस चुनावी सफर में। बात करते हैं, मतदान होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? राष्ट्र की प्रगति, देश का विकास और अच्छा नेतृत्व, ये हमारी प्राथमिकता है। और देश की भी प्राथमिकता है, समाज की भी प्राथमिकता है। यही सोच के मतदान करेंगे। यस सर। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये मतदान होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किस तरह से, कौन कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी सर, बहुत परेशान है आदमी, गरीब आदमी एकदम पूरी तरह परेशान चल रहा है, सिर्फ बेरोजगारी। और तमाम चीजें हैं, राम मंदिर है, ये तो सब अपनी जगह है यार। मजदूरियों को देखे तो क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा कहाँ भटकते हैं यहाँ भी। मंदिर रास्ता सभी के लिए, वो तो अच्छी बात है, मंदिर क्या और बन जाए 2-4, लेकिन रोजगार तो चाहिए पहले, जिससे आदमी का पेट पलेगा। लोगों का ये कहना है कि रोजगार चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बताइए कि चुनाव आने वाला है, मतदान होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। राम मंदिर बनने से बहुत खुश है, रोजगार वगैरह सब चीज़ को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसन्न हूँ मैं तो सब चीज़ों। बहुत सारे जो मुद्दे हैं और हम और चर्चा करेंगे हमारे साथ, और जो लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। इस बार चुनाव में मुद्दे रहेंगे सबसे पहले तो बेरोजगारी का और थोड़ा सा महंगाई का। भले ही विकास हो रहा है, लेकिन विकास से एक जो बच्चों को नौकरियां चाहिए, जो थोड़ा सा बेरोजगारी है, महंगाई काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ के बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं बचा उनके माँ बाप पर पढ़ाने के लिए, अब वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं, तो थोड़ा सा बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। और भी जो लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। इस बार मतदान है, आपको क्या मुद्दे रहना चाहिए, क्या किस तरह से? मेन मुद्दा रोजगार का है। रोजगार नहीं है इंडिया में, जरा भी रोजगार नहीं है। सब जगह डेवलप, कोई भी कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं हो पाई है, बस सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति होती है। मेन मुद्दा धर्म का रहता है। राम मंदिर एक इशू बना रखा है, वो इतना कोई बड़ा मुद्दा है नहीं है।
रोजगार कहीं भी नहीं है। जो नए लड़के हैं वो बिल्कुल मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। ये मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। बिल्कुल मेन मुद्दा रोजगार का है। तो जिस तरह अभी इलेक्शन होने वाला है ग्वालियर में भी 7 मई को मतदान है, क्या मुद्दे रह सकते हैं? मुद्दे क्या रह सकते हैं? देखो जी, ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें स्थानीय मुद्दों का इतना महत्व नहीं होता। इसमें तो देश की प्रगति के लिए हमें जो अच्छे से अच्छा नेता चुनना होता है उसको वोट डालना चाहिए, जो देश को आगे बढ़ाए, देश की जनता की समस्याओं को समझे। ऐसे नेता को हमें चुनना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे नेता को आप भी मतदान करेंगे? क्या सोच समझ के मतदान करेंगे? अच्छा विकास हो और क्या जी, ये और क्या है, यही सोच के रहेंगे मतलब। तो लोगों के जहन में बहुत सारे मुद्दे हैं और लोग सोच भी रहे हैं कि बहुत सारे जो विकास की बातें होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। आप ऑटो चलाते हैं, 7 मई को मतदान है, क्या सोचते हैं, किस तरह से क्या विकास होना चाहिए, क्या मतदान को लेकर? विकास क्या है, जो गरीब जनता के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ है ही नहीं है गरीब के लिए। सब धंधा बेरोजगार चौपट है। गाड़ियाँ हजारों ये गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं जी, इससे ज़्यादा बढ़ा दी हैं, चाहे जाम लगा रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है। आप मतदान तो करेंगे ना? मतदान करेंगे, मतदान क्यों नहीं करेंगे, मतदान तो करेंगे। मतदान करेंगे, छुट्टी रखेंगे उस दिन, यही रखेंगे। तो बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा इस बार जो चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तीसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बीते 3 दशक में पहली बार सपा, बसपा और कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने किसी बाहरी नामचीन या फिर बॉलीवुड के सितारों पर दांव नहीं लगाया। इस बार सपा ने लखनऊ मध्य के विधायक और पार्टी के कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा को, बसपा लखनऊ उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ा चुके हैं। सरबत अली को मैदान में उतारकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। लेकिन इस बार लखनऊ की जनता किस मुद्दे पर मतदान करेगी? जनता के लिए हम निकले हैं लखनऊ की सड़कों पर और बातचीत की। लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या कहना है, देखिए। हम लखनऊ की लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। इस बार तीसरी बार राजनाथ सिंह जो इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, तो तीसरी बार यहाँ प्रत्याशी हैं और लखनऊ सीट काफ़ी अहम मानी जाती है। इस बार समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को और बसपा ने भी अपने एक सशक्त कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है। देखने वाली बात है कि लखनऊ की जनता इस बार क्या मुद्दा रखती है और किस तरह से चुनाव को लेती है। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से ही। क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? वो तो घूमने गए राजनाथ जी सियाचिन, उन्हें पता है ना कि अब सीट निकलना मुश्किल है, इसलिए आराम से घूमने गए। क्या जरूरत है उनको? जैसे इससे पहले का मुद्दा था कि कहीं विकास का मुद्दा था, कहीं महंगाई का मुद्दा था, तो इस बार लखनऊ में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास महंगाई का भी है, लेकिन जो मोदी जी ने 500 साल पुराना रामलला मंदिर का जो स्थापना की है, तो राजनाथ जी इसमें कमल का फूल जोड़ेंगे और लखनऊ सीट से विजयी होंगे। आप कहाँ से सर? लखनऊ से। लखनऊ। इस बार लखनऊ में जिस तरह से बात चल रही है, 2 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं माननीय राजनाथ जी, तो इस बार का क्या मुद्दा होगा और क्या रहेगा? तीसरी बार राजनाथ सिंह सांसद होंगे, ये तय हो चुका है। लेकिन समस्या ये है, थोड़ी बहुत महंगाई की बात है, किसान पद बना है, विकास हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई। राजनाथ सिंह को वोट नहीं लेंगे, वोट मिलेगा योगी जी को, मोदी जी को, जो सच्चाई है। थोड़ी सी बात है, थोड़ा ओवरलोड गाड़ियां इस समय बहुत आ रही हैं। अगर हमारे चैनल देखेंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा इस पे रोक लगा दे, बाकी कोई समस्या नहीं, ये पार जाएंगे, कोई दो रिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहाँ से? नहीं, लखनऊ से। क्या स्थिति रहेगी इस बार जो मुद्दा बनेगा लखनऊ लोकसभा के लिए, क्या रहेगा? शिक्षा मुद्दा रहेगा। जो फीस बढ़ोतरी हो गई है 400%, यही बीएड की फीस 500 की थी, आज 15,000 हो गई है। 900 की फीस बीएड की थी, वो 4,000 हो गई है। अब बताइए, इनइक्वालिटी इंडेक्स में 90% लोग 25,000 कमा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? आप बताइए, एमबीबीएस का 1.5 करोड़ फीस है और बीटेक का 8 लाख फीस है, तो गरीब आदमी कैसे करेगा? तो ये शिक्षा पे उनको काम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद छोड़ के अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में काम करना चाहिए। 8 साल में 80 पेपर लीक हो गया, 1.5 करोड़ लोग बच्चे प्रभावित होते हैं, वो 1500 दे के कहाँ से ला रहे हैं? आपको ये पता नहीं। आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मेन। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपने मुझे अनकम्प्लीट करने दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सियाचिन जाने से फायदा क्या है?
क्या कोई बॉर्डर पे हलचल देखी उन्होंने, सियाचिन चले गए? या कोई दिवाली है जो फौज से मिलने चले गए, उनका मनोबल बढ़ाने चले गए? ऐसा देश में कौन से देश का अटैक हो गया जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो बड़े डिसीजन लेते हैं और क्या करने का वही मैं कह रहा हूँ। उनका इस समय जब वो सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे अपने सांसदीय क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि सियाचिन पे, है ना? तो अच्छा, ये इसका क्या आप नहीं समझते आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है कि हम हैं तो देश सुरक्षित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और देश के बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो बहुत सारी चीजें जनता को कम पता होती हैं, लेकिन बाहर की चीजें हैं उसको डिसीजन लेते हैं, वो बड़े नेता हैं। कुल मिलाकर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की लोकसभा सीट पे इससे पहले जो विकास और महंगाई के मुद्दे हुआ करते थे, इस बार एक जाम का मुद्दा था जिसको लेकर के जनता सामने आई है, या जो शिक्षा को लेकर के है, शिक्षा में जो फीस बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे नए मुद्दे हैं जो सामने आ सकते हैं। और तीसरी बार इस बार चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि दोनों और जो प्रत्याशी हैं वो भी यही लखनऊ के लोकल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। मध्य प्रदेश में मोदी का मैजिक पिछले एक दशक से लगातार जारी है। बीजेपी इस बात को बेहतर ढंग से समझती है, इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का चेहरा मोदी ही है। मोदी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अप्रैल माह में ही 5वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार 24 अप्रैल को एमपी के दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे सागर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर के बाद पीएम मोदी बैतूल पहुंचेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे भोपाल में वो एक रोड शो करेंगे। अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में पीएम मोदी का ये 5वां एमपी दौरा है। 7 अप्रैल को जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में उन्होंने 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। 9 अप्रैल में बालाघाट में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को महाकाल का बड़ा भक्त बताया था। 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया में एक सभा की। यहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी अगर तीसरी बार पीएम बना तो देश में आग लग जाएगी। 19 अप्रैल को दमोह के इमलाई में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड मानते हैं। अब अगला कार्यक्रम 24 अप्रैल को है, जहाँ दोपहर 2 बजे वो सागर पहुंचेंगे। इसके बाद बैतूल में एक जनसभा करेंगे। शाम को भोपाल में एक विशाल रोड शो होगा। 24 अप्रैल को सबसे पहले पीएम मोदी सागर के बरदुमा से ही बुंदेलखंड के दलित वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल एमपी के बुंदेलखंड में दलित वर्ग ही निर्णायक है। इस इलाके में बसपा की दलित वर्ग में अच्छी बैठ है। बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रही है। तो चलिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। जुड़े रहो और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।